वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया, डाइपोल के बारे में देख रहे थे कि डाइपोल हमारे पास क्या होता है, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर हमने डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन देखा। देखो हमेशा डाइपोल मोमेंट को पहचानने का सीधा सीधा तरीका है, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला, फिर डाइपोल बोलो क्या होता है हमारे पास दो चार्जेस जिसका मेरे पास क्या मैग्नीट्यूड सेम हो, बट नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा, एंड कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे अगर वो रखे हो तो बेसिकली किसकी तरफ बिहेव करता है, डाइपोल की तरह हमारे पास बिहेव कर रहा होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, उसका डायरेक्शन होता है डाइपोल का। अब यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा है ना, ठीक है, हमने बेसिक डेफिनेशन देख लिया, डाइपोल का फॉर्मुला क्या होता है, पी को क्यू इंटू डी होता है। बेसिकली क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो भी होता है, एंड डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो भी मेरे पास दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बस डी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये पॉइंट तो क्लियर है। अब उसके बाद जो हमने देखा था यहाँ पे डीमोस का इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई साहब ने एंट्री मारा। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसे एंट्री मारा, हमारे पास बोला कि तेरे पास कोई डाइपोल रखा हुआ, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, डाइपोल मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ, लेटर से हमने 12 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस एल माना, और इसका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस का मैंने एल माना। कोई भी अल्फाबेट मान सकते थे, बट एनसीईआरटी वालों ने एल लेके यूज किया तो इसलिए मैंने एल मारा। अब बेसिकली ये बोलना चाहता है जो तेरे पास डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा तुझे ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यार ये क्या बोला, एक्सिस मतलब जो भी, जैसे ये लाइन में जैसे फिंगर, इसके एक्सिस मतलब या तो राइट साइड में होगा या फिर क्या होगा लेफ्ट साइड में। हमें क्या करना है, इसका डाइपोल बताना है। इस डाइपोल की वजह से या मुझे ये बताना है, ये जो मेरे पास डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से किसी भी इसके डाइपोल के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। एक्सिस तो यार कहीं भी हो सकता है, या तो राइट साइड भी हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड भी हो सकता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो कौन सा लिया जाए, मैंने बोला राइट साइड को प्रीफर करो, ज़्यादा इजीली होता है। देख दोनों में से कोई भी लगा, दोनों इजी होता है, बट कोई भी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं मोस्टली क्या करूँगा, राइट साइड वाला एक्सिस को लेकर सॉल्व करूँगा। ये पॉइंट क्लियर। ये टॉपिक समझिए, देखो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यहाँ से क्वेश्चन आना बन भी सकता है। मैंने पहले बोला ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए ध्यान से पढ़ना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हमारे पास को पहले तो टॉपिक समझो, टॉपिक क्या बोला, मेरे पास कोई डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल मींस देखो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मींस बोल रहा है जो मेरे पास ये डाइपोल है, डाइपोल मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और कुछ डिस्टेंस पे मेरे पास रखे होना चाहिए दोनों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है 12, सेंटर से इसको डिस्टेंस एल माना, सेंटर से इसका डिस्टेंस मैंने एल माना। अब ये बोल रहा है डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस का होगा या तो यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है, इसके जस्ट यहाँ पे, इसके जस्ट पूरे राइट साइड में क्या होगा, ये पूरा एक्सिस होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये पूरा इसका एक्सिस होगा। तो कहीं पर भी अगर मैं किसी भी पॉइंट को रखूंगा, उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। याद करो ऐसा कुछ हमने रॉड का केस देखा था। रॉड के केस में हमने क्या देखा था कि रॉड के केस में हमने, अगर मुझे बोला था रॉड के केस में कि एक्सिस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो सिंपली हमने क्या किया था, याद करो कुछ एलिमेंट वगैरह कट करके ये सब करते थे। तो ये एकदम ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल है, ये समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोलता है ये पॉइंट क्लियर हो गया। टॉपिक हमारे पास क्या है, तो अब हमें करना क्या, इसमें देखो क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल हमें बताना है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन हो, या फिर हम बोलते हैं ऑब्टेन द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, या तो ये दे। और बेसिकली उस क्वेश्चन के अंदर छुपा होगा, ये क्या बोलेगा, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मींस हमें जो डाइपोल निकालना है, जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो क्या होगा, मेरे पास सेंटर से आर डिस्टेंस पे होगा। यार सेंटर से आर डिस्टेंस का मतलब क्या, पहले तो हम ये समझना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में हमारा एग्जाम में आ सकता है ऑब्टेन द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऐसे पूछ देगा। ठीक है, तो ये खुद से सोचना दिमाग में, ये सारा वर्ड ना क्वेश्चन वाला नहीं देगा कि हमें डिस्टेंस सेंटर से आर डिस्टेंस या फिर जो भी अल्फाबेट पिकअप करें उतना मुझे डिस्टेंस लेना है। तो बस तुम्हें सिंपली क्वेश्चन में देगा ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, या फिर कुछ भी अजीबोगरीब सा लैंग्वेज देगा। कहीं पर भी अगर बोले ना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से निकालो, समझ जाना ये वाला मुझे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन क्या बोला, किसी भी पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे स्पेसिफाई गिवन है, ये मुझे बोला एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मींस ये इसका मतलब क्या, सेंटर से जिस भी पॉइंट तक का निकालूंगा उसका डिस्टेंस मेरे पास कितना, उसका डिस्टेंस कितना मैंने ले लिया आर। जरूरी नहीं कि आर, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम, जो मन करे वो ले सकते हैं, बट हमें सेंटर से डिस्टेंस लेना है। जो भी होगा ना, जिस भी एक पॉइंट पर मुझे एक्सिस पर निकालो, क्या होगा, सेंटर से मुझे हमेशा उसका डिस्टेंस लेना। नहीं समझ, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ये मेरे पास डाइपोल है, ये मेरे पास प्लस क्यू, ये मेरे पास माइनस क्यू है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, लेटर से कुछ भी लेंथ ले लिया 12L, जो मन करे बोल सकता हूँ। अब मुझे सिंपली पता है, अब मुझे क्या करना है, इस डाइपोल के जैसे किसी एक्सिस पे मुझे अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताने कितना लग रहा हो तो कैसे करूँ, सिंपली मैं क्या करूँ, कोई भी पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करूँ, या तो राइट या फिर लेफ्ट कहीं भी निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो भी इसका सेंटर होगा, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का सेंटर ये, इस सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा ना, इस पॉइंट पर मुझे हमेशा क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना। मीन जो डिस्टेंस होगा ना, हमेशा कहाँ से मेजर करूँगा, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस मेजर करूँगा जिस भी पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भैया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकला है तो लिखना है, तो सिंपली मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँगा, सेंटर से मेजर करूँगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमेशा सेंटर से मेजर करूँगा कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे मेरे पास वो पॉइंट रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट साइड लेता, मैंने बोला लेफ्ट साइड ले या फिर राइट साइड ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सिस कहीं भी हो सकता है, या तो इस तरफ भी हो सकता है फिर इस तरफ भी हो सकता है। इसको ज्वाइन कर दिया, और ये लेटर से मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो सिंपली जो इसका डिस्टेंस होगा ना, मैं इसका डिस्टेंस कहाँ से लूँगा, जो इसका सेंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका सेंटर मुझे गिवन है ये, तो इस यहाँ से इसके सेंटर से लेटर से मैंने बोला डिस्टेंस आर पे मेरे पास ये रखा हुआ है। मीन्स हमें क्या बोला जा रहा है, जिस भी पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वो हमेशा सेंटर से हमें क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट क्लियर है, तो ये हमें ये एडिशनल बात है, हमेशा दिमाग में याद रखना। अगर कभी भी मुझे बोले कि किसी डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक उसके एक्सिस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिंपली हमें कहाँ से डिस्टेंस लेना है, सेंटर से हमें क्या करना है, डिस्टेंस लेना है। इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट लिख भी दिया ब्रैकेट में, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। इसको इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लेना
कि कभी भी अगर मुझे डाइपोल अगर मुझे निकालना होगा, कभी भी डाइपोल कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से इसके एक्सिस पे, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से लूँगा। ये पॉइंट लिख लोगे या फिर मैं लिखवा दूँ? मैं लिखवा ही देता हूँ, क्योंकि अगर भूल जाओ मान लो तो अगर कभी भी डाइपोल की वजह से डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, देन ऑलवेज सेंटर से डिस्टेंस मेजर करूंगा, मेजर करूंगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कभी भी मुझे डाइपोल निकालना है, डाइपोल की वजह से किसी भी उसके एक्सिस पर अगर कभी भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है, तो हमेशा क्या करूंगा, उसके सेंटर से क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस को हमेशा मेजर करूंगा। ये पॉइंट कोई भी डिस्टेंस लिख दो, कोई भी अल्फा, जरूर नहीं कि यहाँ पे आर, मन कर एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कुछ भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते इसका डेरिवेशन कैसे थे वो यहाँ पे अब देखना है। तो लेटर से इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। लेटर से इस पॉइंट का क्या नाम दे, कुछ भी नाम दे, लेटर से इस पॉइंट का नाम देते हैं हम क्यू पी डब्ल्यू, क्या दे, चलो पी देते हैं। इस पी पॉइंट पर मुझे निकालना है कि इस डाइपोल के से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हमें निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को अगेन यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बिगर डायग्राम बना रहा हूँ ताकि सब कुछ क्लियर दिखे, या फिर इसी डायग्राम में सब कुछ कर दूँ, चलो इसी में कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, देखना डेरिवेशन ध्यान से, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन। अब मुझे पता है ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। प्लस क्यू से चार्ज हमेशा किस तरफ होता है, मुझे पता है प्लस क्यू जो चार्ज होता है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, टुडक टुडक टुडक। और वहीं मेरे पास माइनस क्यू होता है, माइनस क्यू से हमेशा क्या होता है, मेरे पास टुवर्ड्स होता है, मीन्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये पॉइंट क्लियर। तो इस पॉइंट पी पे सबसे पहले माइनस क्यू जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, उसका डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की तरफ हो रहा होता है। माइनस क्यू जो होता है, माइनस क्यू से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। पॉजिटिव से क्या होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है। कई लोग ना इसको बुक में डायग्राम पता है कैसे बनाते हैं बुक वाले, इसी डायग्राम को क्या करते हैं, माइनस क्यू को इस साइड रखते हैं, जैसे मर्जी वैसे दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, दोनों से सही आएगा। प्लस क्यू को यहाँ पे रखते हैं ये लोग, एंड यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। लेटर से ये मेरे पास इसका क्या सेंटर है, और इसका लेंथ मैंने ले लिया एल, इसका लेंथ ले लिया लेटर से एल, टोटल लेंथ मुझे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और लेटर से इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेंटर से इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है। अब मुझे इस पॉइंट, ये लेटर से जो पॉइंट है, लेटर से इस पॉइंट करना, ये क्रॉस नहीं लगा मैंने, जस्ट इसको पॉइंट माना है। कोई यहाँ पे समझना कोई पॉइंट है, समझना क्रॉस, ये मैं समझना क्रॉस कुछ और इंडिकेटर नहीं, जनरली यहाँ पे कोई पॉइंट है, जिसे ऐसे मैंने उसको पी पॉइंट नाम दे दिया, ऐसे क्रॉस लगा दिया शो ऑफ करने के लिए। इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, चाहे ये डायग्राम बनाओ या फिर ये डायग्राम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। इसको नेगेटिव को इस तरफ ले गया, पॉजिटिव को उस तरफ ले गया, क्या फर्क क्या पता। डाइपोल तो अभी भी, डाइपोल का सीधे सीधे ये मतलब है, ये मतलब दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। और नेचर में कैसे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, अपोजिट, नेचर में एक नेगेटिव दूसरा क्या पॉजिटिव। तो ये डायग्राम होना या फिर ये डायग्राम, कोई भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा डायग्राम लिया जाए, जो बोलोगे मैं उससे डायरेक्ट कर दूंगा। दोनों में जल्दी बोलो फटाफट, कोई दोनों में से कोई भी एक डायग्राम लो जिसको पकड़ लो, जिससे अच्छे से एकदम सॉल्व कर सको। दोनों जल्दी बोलो फटाफट, ये वाला लूँ या फिर सेकंड वाला डायग्राम लो, दोनों यार सेम ही है, दोनों से करूँगा वही सेम आंसर आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो सेकंड वाला लेते हैं, ठीक है, चलो सेकंड वाला लेते हैं। तो इस डायग्राम को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो लेटर से कोई भी डायग्राम ले सकता था, ये लूंगा तो भी वही आंसर आएगा, ये लूंगा तो भी मेरे पास आंसर आएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक डायग्राम को लेकर सजेस्ट करना, ये नहीं कि दोनों से सॉल्व करना, नहीं, दोनों में से और लगा। और का मतलब क्या होता है, एक दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना, फिर उसको प्रूफ करना, जो तुम्हें अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे उसको लेना। मैं इससे सॉल्व करूँ, इस डायग्राम से सॉल्व करता हूँ, इससे चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मेथड वही रहेगा, सेम रहेगा। तो इस आप ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको डायरेक्ट कर। इस पॉइंट पी पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। सबसे पहले क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो इस पॉइंट पी पे मेरे पास, ये जो पॉइंट पी, इस पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा बाहर की तरफ लग रहा होगा, टोडो, ये मैंने मान लिया, इसकी वजह से मेरे पास लग रहा है, ये प्लस क्यू की वजह से लग रहा है। क्यों लग रहा है यार, पॉजिटिव की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ लग रहा था। वही जो मेरे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्या करता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा अंदर की तरफ होता है। तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या होगा, अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन में कौन लगा रहा होगा, ये मेरे को माइनस क्यू लगा रहा होगा, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे देख रहे होगा यार कि इसने प्लस क्यू का तो एरो बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन जो माइनस क्यू उसका एरो इसने छोटा बनाया, क्यों बनाया पता है। मेरे साथ ऐसा हुआ एग्जाम में, मेरे से मार्क्स काट लिया था एक बार। क्या हुआ कि मैंने जो एरो है ना, दोनों को मतलब कि सेम बना देता है। अब पता नहीं एग्जामिनर क्या मतलब मेरा मेरे साथ मार्क्स काट लिया, क्यों काट लिया, उसने यहाँ पर रीजन क्या लिखा था, देखो उसने, मैंने पूछा जाके सर ये रीजन क्या, तो बताया मुझे कि प्लस क्यू का तो उन्होंने बड़ा यहाँ पे एरो बनाया, माइनस क्यू का यहाँ पे छोटा एरो बनाया। क्यों यार, प्लस क्यू देखिए किसके पास है, प्लस क्यू जो है इसके पास है, तो जो जिसके पास होता है क्या होगा, ज़्यादा उसको धक्का मारा होगा। ये थोड़ा सा दूर है, तो ये दूर होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, कम फोर्स लगा रहा होगा ना, नहीं समझ में। अगर कोई मैं किसी पर्सन के अगर मैं सामने हूँ तो वो मुझे क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स लगा के मुझे धक्का दे सकता है। वहीं अगर कोई पर्सन किसी से दूर है तो सिंपली क्या होगा, अगर फोर्स लगाना होगा तो थोड़ा कम लगा पाएगा ना, नहीं समझ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो प्लस की वो ये इसके पास, अगर ये इसके पास है तो सिंपली क्या है, इसको और ज़्यादा जोर से धक्का मारेगा, तो इसलिए क्या होगा, इसका फोर्स ज़्यादा होगा। ये माइनस क्यू क्या है, दूर है। अगर मान लो कुछ होता है, अगर मान लो कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई पर्सन, जैसे मान लो कि हमारे पास की, जैसे कोई एग्जाम्पल दूँ, क्या एग्जाम्पल दिया जाए, क्या दूँ यार, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, सोचो। जैसे मेरा शॉप, मेरे घर से मान लो लेटर से ये हमारा घर है, इस घर से मान लो
ये हमारा घर, इस घर से मेरे पास स्टेशनरी का शॉप क्या बगल में है, तो मैं जल्दी जाके सामान कोई भी बुक लूंगा फटाफट जाके ले आऊंगा। लेकिन वही अगर मेरे पास इस घर से अगर मेरे पास स्टेशनरी का शॉप जो बुक्स का शॉप अगर दूर रहेगा तो मुझे जाने में टाइम लगे या नहीं लगे, जल्दी हम जल्दी कहाँ पहुंचेंगे, मेरे घर वाले से जल्दी पहुंचेंगे दुकान वाले के पास, या फिर जो दूर दुकान है उस दुकान जल्दी पहुंचेंगे। तो सीधे सीधे पता जो मेरे पास नजदीक में होगा उसके पास मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, जो हमारे पास दूर होगा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मेरे को थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगे। तो वैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का केस में होता है, जो प्लस क्यू वाला है उसके पास में, तो ये क्या होगा हमको इसको ये ना जो प्लस ये क्या होगा इस पॉइंट बी को ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, तो इसलिए क्या होगा इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसलिए थोड़ा सा इसका एरो ज़्यादा है। माइनस क्यू क्या होगा बेसिकली थोड़ा सा दूर है, मीन्स यहाँ पर ये तो डिस्टेंस थोड़ा प्लस क्यू से दूरी है ना, तो माइनस क्यू क्या करेगा इस पॉइंट को थोड़ा सा क्या होगा कम फोर्स लगा रहा है, क्योंकि भैया बेचारा दूर है। अब दूर कोई चीज़ होगा और कोई यहाँ पे बहुत पास रहेगा तो सिंपली दूर वाला होगा तो कम ही फोर्स लगा रहा होगा, जो पास वाला होगा और ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, इसलिए प्लस क्यू वाला क्या करेगा इस पी पॉइंट को इस डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और जो माइनस क्यू वाला वो क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पे कम लगा रहा होगा। तो एरो यहाँ पे ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाया, ये नहीं कि ऐसा मत कर देना कि कभी भी दोनों को इक्वल बनना ही, जो प्लस क्यू वाला होगा वो इसके बगल में इसलिए क्या होगा ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और जो माइनस क्यू वाला थोड़ा सा दूर है इसलिए क्या होगा इसको ऐसे थोड़ा सा कम हमारा लगा वो भी रहा बट थोड़ा सा क्या होगा कम लगा रहा होगा, इसलिए मेरे पास प्लस क्यू का एरो थोड़ा सा बड़ा है और माइनस क्यू का एरो थोड़ा सा मेरे पास क्या छोटा है। तो इस पॉइंट को लिख लेना बगल में, मैं लिख देता हूँ प्लस क्यू का एरो ज़्यादा है बिकॉज जो भी उसके अगर यहाँ पे माइनस क्यू वाला पास होता तो माइनस क्यू का मेरे पास एरो ज़्यादा होता, अगर मेरे पास जो भी इसके बगल में होगा ना वो क्या होगा हमेशा हमें ज़्यादा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ज़्यादा या फिर फोर्स ज़्यादा मुझे लगा रहा होता। सीधे सीधे जो भी इसके बगल में पी के बगल में कौन है प्लस क्यू, अगर यहाँ पे माइनस क्यू तब जैसे यहाँ पे जैसे इस पॉइंट को देखते हैं जैसे ये माइनस क्यू था और यहाँ पे क्या मेरे पास पी पॉइंट है, तो इस माइनस क्यू को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, प्लस क्यू के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाहर की तरफ लग रहा होता है। तो देखो माइनस क्यू का जो है वो मेरे पास एरो क्या होगा बड़ा, क्योंकि जो जिसके पास में होता है वो हमेशा क्या उसका एरो क्या होगा हमारे पास थोड़ा सा बिग होता है, जो दूर है वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम लगा रहा होगा। तो यही केस यहाँ पे भी है, तो वही लिखा है प्लस क्यू का एरो ज़्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे प्लस क्यू का वहाँ पे माइनस क्यू का एरो, क्योंकि जो जिसके पास बगल में वगैरह समझ जाना उसको वो मेरे पास क्या होगा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इसलिए उसका एरो मेरे पास क्या होगा ज़्यादा इंक्रीज करूँगा। इसलिए बोला कि यहाँ पे ना एक बार मैंने बताया था ऑलरेडी कि मैंने दोनों का सेम ऐसे मतलब फटाफट एरो बनाया था मैंने सेम पता नहीं एग्जामिनर क्या उसने मेरा 1 मार्क्स काट लिया वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कल मार के वहाँ पे 1 मार्क्स काट लिया, इसलिए बोला कि ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको करना। इसके पीछे रीजन क्या है, प्लस क्यू का एरो ज़्यादा होगा बिकॉज प्लस क्यू नियर है एंड माइनस क्यू फार है थोड़ा सा इस वजह से जो बगल में होता है वो क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगा रहा था, जो मेरे पास दूर होगा वो क्या होगा थोड़ा सा मेरे पास कम लगा तो दोनों रहेंगे बट थोड़ा थोड़ा कम लगा, जो पास में वो ज़्यादा लगा रहा होगा, जो कम होगा वो क्या होगा बेसिकली मेरे पास थोड़ा सा उससे कम लगा रहा। तो आई होप से एक पॉइंट क्लियर होगा। अब इसके बाद देखना क्या होगा, तो यार मुझे पता चला प्लस क्यू का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, माइनस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुझे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, कैसे ये लगा रहा हो ये हमें पॉइंट। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, अब हमें बस ये डायरेक्शन था किसी इसमें से दोनों में से किसी को 1 और 2 नाम दो, लेटेस्ट इसका नाम दे दिया मैंने 1 और इसका नाम दे दिया मैंने 2। तो मैं लिखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 कितना फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मुला तो उसके अंदर माइनस प्लस कुछ भी नहीं पुट कर दिया हमें पता है। तो सिंपली एक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना लग रहा हो के क्यू, ये आर क्या होता है बेसिकली डिस्टेंस, तो माइनस क्यू से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 और यहाँ तक कितना सेंटर से यहाँ तक कितना डिस्टेंस L और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना R, तो सिंपली L प्लस कितना हो गया R, तो सिंपली यहाँ से कितना हो गया मेरे पास प्रोडक्ट L प्लस R का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। और सिमिलरली अब 2 की वजह से मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, वो कितना होगा मेरे पास फॉर्मुला वही होता है के क्यू अपॉन कितना होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है कुछ डिस्टेंस तो फॉर्मुला क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लगा दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए टू इक्वल टू कितना हो गया चार्ज मेरे पास कितना के क्यू, आर क्या होता है बेसिकली जो भी जिस भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो और जहाँ पे चार्ज है उसके बीच में डिस्टेंस, ये देखो क्यू मेरे पास ये रहा और ये पॉइंट कितना देश, तो इसका अगर मुझे डिस्टेंस मुझे क्या निकालना ये निकालना कितना होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर, ठीक है, आर में से अगर मैं इस छोटे से एल को माइनस कर दूंगा तो ये मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो गया मेरे पास प्रोडक्ट आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया, दैट्स इट। अरे यार ये डिस्टेंस कैसे लिखना नहीं समझ में, ये बोलना चाह रहा हूँ, एक सेकंड अभी डिस्टेंस बताता हूँ कैसे हुआ ये समझ में नहीं, आर माइनस एल कैसे हुआ, एल प्लस आर कैसे हुआ नहीं समझ में, मैं अभी समझा रहा हूँ। ये मेरे पास माइनस क्यू है, ठीक है, यहाँ पे मुझे प्लस क्यू गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मेरे पास सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे एल गिवन है और यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस मुझे एल गिवन है, टोटल डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है 2L गिवन है। किसी भी पॉइंट पे इसके एक्सियल पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लेटर से इस पॉइंट का नाम है पी और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे हमने क्या माना आर माना। अब मुझे माइनस क्यू की वजह से बताना माइनस क्यू से ये पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पर होगा, तो देखो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है आर, और अगर मैं इसमें एल ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो आर प्लस अगर मैं एल कर दूंगा तो सिंपली माइनस क्यू से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। अरे यार नहीं समझ में, ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये मेरे पास समझना ध्यान से, ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसे है, ये मेरे पास बेसिकली जो थंब है ना, ये मैं एक सेकंड ये समझना है जो थंब है मेरे पास, एक सेकंड
ये मेरे पास क्या है, जो रबर है यहाँ पे ये सेंटर है, और यहाँ ये समझना, ये मेरे पास क्या है, ये जो रबर जो यहाँ पे लगा हुआ ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास एल गिवन है, और इस सेंटर से लेके जो ये पॉइंट पी है यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, मुझे आर गिवन है। तो सिंपली अगर एल में अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे इस यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट तक का डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा आर प्लस एल का कितना हो गया होल स्क्वायर, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दूसरे की बारी, अब दूसरा जो मेरे पास डिस्टेंस बोल रहा है कि ये मेरे पास, ये देखो ये मुझे गिवन है प्लस क्यू, और यहाँ से इस प्लस क्यू से मुझे इतना डिस्टेंस बताना कितना होगा। तो सिंपली हमें पता है प्लस क्यू से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, मुझे पता है सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, पी टोटल कितना गिवन है, आर मुझे गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इस आर में से अगर ये छोटा सा हिस्सा अगर मैं गायब कर दूंगा तो ये हिस्सा नहीं आ जाएगा। अरे यार क्या बोल रहा है, देखिए ये मेरे पास क्या गिवन है, आर मुझे गिवन है, ये सेंटर है और ये पॉइंट पी तक का मुझे डिस्टेंस, और यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का पूरा डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, आर मुझे गिवन है, ये बना दिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे आर गिवन है। और सिंपली अब मुझे सेंटर से लेके इस चार तक का मुझे डिस्टेंस कितना गिवन है, आर मुझे गिवन है, सॉरी एल मुझे यहाँ सेंटर से लेके इस चार तक का डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, एल मुझे यहाँ पे गिवन है। ये मेरे पास क्या चार्ज है। अगर मैं इस पूरे में से अगर मैं इस ग्रीन वाला हिस्से को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सिंपली इस क्यू से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो सिंपली कितना आर माइनस कितना होगा, अगर मैं इस पूरे आर में से अगर मैं छोटे से हिस्से को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे कितना मिल गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो वही मुझे सेंटर से प्लस क्यू चार से लेकर इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। आइए चीज समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, डिस्टेंस वगैरह लिखा। अब हम इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना, काम खत्म हो गया। इस पॉइंट पी पे दो कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो 1 लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कौन लगा रहा है, एक तो 2 सेकंड वाला लगा रहा है। तो सिंपली इस पॉइंट पी पे ई नेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा, यहाँ पे बड़ा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज बड़ा, तो सिंपली क्या लिखूंगा मैं, E2 माइनस E1। यार ये क्या लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पी पे एक तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से कितना लग रहा होगा, के क्यू अपन एल प्लस आर स्क्वायर लग रहा होगा, दो सेकंड वाले की वजह से कितना लग रहा होगा, के क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर लग रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मुझे इसके बाद इस पॉइंट पी पे तो मुझे इन दोनों की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे इंडिविजुअल की वजह से लिखना है, नहीं यार, इस पॉइंट पी पे तो मुझे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हो। तो मुझे लिखना कि इन दोनों के से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो सिंपली मुझे पता है इन दोनों में से बड़ा कौन है, सेकंड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास बड़ा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो पास वाला होगा ना वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हो। तो पास वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन, सेकंड वाला है, इसका नंबर क्या सेकंड है। तो सेकंड में से, अरे यार सीधे सी बात है, अगर मेरे पास कोई एक ज़्यादा वैल्यू, कोई बड़ा वैल्यू और एक कोई छोटा वैल्यू, तो सिंपली अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना, अगर मुझे किसी पॉइंट पर बताना कि टोटल मेरे पास कितने पैसे बचे, अगर मान लो मैं 100 रुपये लेके गया मार्केट में और मान लो मैंने 80 रुपीज़ खर्चे, तो मैं सिंपली क्या करूँ, 100 में से 80 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बचा कितना 20। तो मेरे पास बचे वही मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है इन दोनों की वजह से, तो मुझे पता है कि 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लग रहा होगा, दिस सेकंड की वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लग रहा है। अब मुझे इस पॉइंट पी पे अगर इन दोनों के से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कैसे लिखूंगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, मेरे पास प्लस क्यू वाला बड़ा है, प्लस क्यू का नंबर क्या है, सेकंड। तो ये E2 अगर मैं बड़े में से इस छोटे को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितना होगा। तो मेरे पास बड़ा यहाँ E2 का वैल्यू कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 का मेरे पास वैल्यू कितना है, के क्यू अपॉन एल प्लस आर का होल स्क्वायर, दैट्स इट। के पास के क्यू था तो यहाँ से कॉमन ले लिया, मैं लिख भी देता हूँ, टेक। अब बस हो गया, बस यहीं तक हमारे पास करना था। यहाँ पे कुछ हम डाइपोल होता है ना, इसमें कुछ एलिमेंट वगैरह कट करने की कोई जरूरत है, एकदम सिंपल होता है, बस अगर थोड़ा सा ध्यान से समझ जाओगे ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे सिंपली क्या करना, टेकिंग कॉमन, कंफ्यूज होने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के समझना। टेकिंग कॉमन के क्यू, दोनों में से क्या किया मैंने, दोनों के पास के क्यू है तो कॉमन ले लेते, तो सिंपली बाहर के क्यू अगर कॉमन आ गया तो बचा मेरे पास कितना, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 1 एल प्लस आर का होल स्क्वायर। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, एलसीएम लूंगा यहाँ पे। भाई अब इसके आगे हमें क्या करना, कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है, दैट्स इट, बस कहानी निपट चुका है। बस मेरा काम यहीं पे था। यहाँ पे अब सिंपली मुझे एक एक करके वैल्यू पुट करना है, जो भी आंसर आएगा सिंपली हमें क्या होगा, इस पॉइंट पी पे मुझे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो लिखता हूँ टेकिंग एलसीएम। अब हमें सिंपली इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, एक सेकेंड, ये हो गया मेरे पास के क्यू, तो मेरे पास एज इट इज़ बाहर रहा, ये मेरे पास नीचे हो गया। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो कितना हो गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर। ये एलसीएम कैसे लिए, अगर मान ले तेरे पास 1 अपॉन ए गिवन है और मान ले यहाँ पे तुझे गिवन है 2 अपॉन बी, अगर तू एलसीएम लगा तो कितना होगा, ए इंटू बी होगा। चीज इसके जो भी यहाँ ए इंटू, अरे नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ, दिखाई भी नहीं दिया होगा, मैं ये बोला 1 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी मेरे पास यहाँ पे गिवन है। इन दैट केस अगर मुझे इसका एलसीएम लेना तो कितना होगा, ए इंटू बी होगा, बिल्कुल लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे सिंपली पता है, अब इसके बाद क्या करूँगा, इसके पास ए है तो इसके पास ए नहीं लिख के क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। इसके पास मेरे पास बी है तो इसका बी ना लिख के क्या करूँगा, सिंपली 2 लिखूंगा, दैट्स इट। एलसीएम तो ये होता है ना, जिसके पास जो नहीं सिंपली हम उसे दे देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेते कितना होगा, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब मुझे सिंपली क्या करना होगा, इसके पास क्या है आर, इसका एलसीएम लिया तो ये मेरे पास है, जो जिसके पास नहीं रहता वो सिंपली दे दूंगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम है। इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं, एल प्लस आर स्क्वायर, तो सिंपली इसको दे दिया मैंने एल प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस इस वाले के पास क्या प्रेजेंट नहीं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो सिंपली दे दिया इसको आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये फाइनली मेरे पास हो गया के क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। आई नो कि यहाँ पे जो भी हमने बचपन में पढ़ा है ना वो सारी चीज़ यहाँ पे यूज़ हमें करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो डाइपोल होता है ना वो सारी चीज़ जो भी हमने पढ़ा सबको यहाँ पे यूज़ करेगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं हमारे पास, फिर मल्टीप्लाई वगैरह, फिर फॉर्मूला, फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फिर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया, सारा यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे उसने हमें यूज़ करा लिया। इसलिए पर यहाँ पे क्वेश्चन एकदम इसका डेरिवेशन आसान होता है। बस यहाँ पे फोकस क्या करना होता है कि हमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं उसका हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना होता है। माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मुला क्या होता है टोटल, यार फॉर्मुला क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे तो याद ही नहीं है। देख लो यहाँ पे क्या होता है, अगर याद हो तो थम्स अप, नहीं याद हो तो यहाँ पे देख लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपली इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2lr। ये मेरे पास माइनस एज इट इज रहा। यहाँ पे हो गया आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो गया एल का स्क्वायर, टोटल माइनस कितना हो गया 2r इंटू एल, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय मेरे पास कितना गिवन है आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर। चलो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो फाइनली मेरे पास हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2lr। ये माइनस कितना हो गया आर स्क्वायर, ये कितना हो गया अगेन माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस कितना हो गया 2rl, टोटल डिवाइड बाय मेरे पास कितना हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू, देखो बस इसमें कुछ कैलकुलेशन और कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, बस कैलकुलेशन हमें करना है। तो यहाँ से कुछ काटाकुटी हो रहा है, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को उड़ा दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को उड़ा दिया, बचा कितना 2lr प्लस 2lr कितना हो गया 4lr। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास हो गया 4lr। अब आ रही है नीचे, नीचे कितना होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एल प्लस आर का होल स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे हमें मैथ्स में एक फॉर्मुला आता है हमारे पास कि ए प्लस बी गिवन हो कभी भी, और ए माइनस बी अगर मुझे कभी भी गिवन हो तो सिंपली किसकी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। देखो यहाँ पे आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, तो ये बिल्कुल इसकी तरफ काम करो। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर भी गिवन, तो सिंपली किसकी इक्वल हो जाएगा मेरे पास आर माइनस एल का आर स्क्वायर गिवन, तो सिंपली होगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितना होगा होल स्क्वायर। तो फाइनली, और ये बाहर कितना गिवन है के क्यू, तो हमारे पास फाइनली आ गया मेरे पास ई नेट टोटल के क्यू 4lr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ये हमारा इतना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा उस पॉइंट पी पे। यार ये क्या किया क्या तूने, कुछ समझ में नहीं है, कैलकुलेशन तो मुझे समझ में नहीं है। मैंने बोला यहाँ तक तो आई होप तो समझ में आएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे समझ में नहीं। मुझे पता है हमें एक फॉर्मुला था मैथ्स में, अगर ए प्लस बी गिवन हो और ए माइनस बी का भी गिवन हो तो सिंपली उसका फॉर्मुला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए प्लस बी गिवन है, यहाँ पे सॉरी ए माइनस बी गिवन है, और यहाँ पे ए प्लस गिवन ए प्लस बी की तरह गिवन है, तो इसका फॉर्मुला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे यार ये स्क्वायर स्क्वायर लगा, तो सिंपली क्या किया मैंने आर का स्क्वायर किया माइनस एल का स्क्वायर किया, और पूरे का क्या किया मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। नहीं समझ में, अगर मेरे पास मान लो कभी m माइनस एन गिवन है एंड लेटर से m प्लस एन गिवन है, और किसी ने बोला इसका किसके इक्वल होता है, सिंपली मैं क्या बोलूंगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के इक्वल कर दो, दैट्स इट। ये हमारे पास एक फॉर्मुला आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा तो सिंपली मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। फिर एक और मैं क्या करूंगा बाहर इसके क्या करूंगा स्क्वायर लगाऊंगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये हमारे पास उस पॉइंट पी पे मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ये हमारे पास फाइनली फॉर्मुला आ गया। तो कैलकुलेशन आई नो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गया इसमें, बट कैलकुलेशन के अलावा इसमें अंदर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम एलिमेंट वगैरह कट करते थे, एंगल वगैरह लेते, उससे तो ये आसान है। आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को तो यार मैं यही बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जहाँ पर कहीं पर भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना, फिर हम देखेंगे उसको कि कहाँ पे हमें डाउट होगा। वैसे डाउट तो मुझे कोई मिलता नहीं है, तो पता नहीं समझ में आ भी रहा है या समझ आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं फिर आगे क्या है। ये किसी भी डाइपोल के जैसे उसके एक्सिस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तो सिंपली किसका क्या निकल के आता है के क्यू 4lr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितना होता है होल स्क्वायर, ये मेरे पास आता है। लेकिन यहाँ पे ना क्या किया इन लोगों ने, बोला नहीं यार ये जो देखने में अच्छा नहीं रहा, इसको और इन लोगों ने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके इन लोगों ने क्या बोला यहाँ पे ना क्या कि हम इसको जो मेरे पास फाइनली तो मेरे पास ये आंसर आ गया। लेकिन जो हमारे पास साइंटिस्ट वगैरह तो उसने बोला नहीं यार ये ना एकदम डाइपोल की तरह मेरे पास दिख नहीं रहा। मीन्स डाइपोल की तरह क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ पे पी वगैरह कुछ टर्म है नहीं, डाइपोल होना चाहिए तो पी वगैरह होना चाहिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, तो मॉडिफाई क्या किया मैं यहाँ पे नाउ मॉडिफाई दिस फॉर्मूला, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करके इन और इसको अच्छा बना दिया। नाउ मॉडिफाई दिस फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई किया, के क्यू को एज इट इज रहने दिया। जो 4 था ना 2 लिख सकता हूँ यार, 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 करूँगा 4 गया, तो 2 को मैंने आगे भेज दिया, और दूसरा जो मेरे पास था उसको मैंने क्या किया 2 और एल को ब्रैकेट में लिख दिया इंटू आर डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितना हो गया होल स्क्वायर, और ये मेरे पास वही इनर चलता हुआ रहा है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को मॉडिफाई क्यू 4 को 2 इंटू 2 लिखने का पर्पस क्या है, देखो यहाँ पे क्यू इंटू 12 कुछ दे रहा होगा, ध्यान से देखना इसको, क्यू इंटू 12 क्या दे रहा है हमें, क्यू इंटू 12 कुछ तो हमें यहाँ पे दे रहा होगा। सोचिए इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, सोचो क्यू इंटू 12 हमें क्या दे रहा होगा यार, क्यू इंटू 12 क्या दे रहा है, ये पूछ क्या रहा है मेरे से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्यू इंटू 12 की जगह मैं यहाँ पे शानदार वैल्यू लिखने वाला हूँ, क्या वो होगा वो एक बार सोचो। डाइपोल सोचो एक बार, डाइपोल के बारे में, डाइपोल क्या होता है हमारा उसके बारे में सोचना है हमें। लिखो मैंने बोला ये ध्यान से डाइपोल कैसे होगा, देख यहाँ पे ये लोगों ने जो डेरिवेशन करने से स्टार्ट करने से पहले ये पागल नहीं कि यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस एल और सेंटर से इसका डिस्टेंस एल है, कुछ तो यहाँ पे रीजन रखा, तभी तो इन लोग लिख रहे हैं। बोला देखने में ये भद्दा लग रहा है डायग्राम, इन लोगों ने यहाँ से क्यों लिख चालाकी से इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया, बिकॉज हम क्यों, क्योंकि जो लास्ट में जो फॉर्मुला आएगा जब मैं उसको मॉडिफाई कराऊंगा ना उस केस में क्या हो इसका मैं यूज़ कर सकूँ। अब मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ क्यों ना प्लस क्यू,
यहाँ गिवन है मुझे माइनस क्यू, इसके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है 12। अगर मैं इसका डाइपोल लिखना चाहूँ तो क्या होगा, डाइपोल क्या आता है, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है कितना क्यू, डिस्टेंस कितना गिवन है 12। तो सिंपली देखो क्यू इंटू 12, देखो क्यू इंटू 12, तो सिंपली यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया 2k, क्यू इंटू 12 को मैंने क्या यहाँ रिप्लेस करूँगा p से, इंटू कितना r डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। देखा यहाँ पे कितना चालाकी किया इन लोगों, नहीं समझ में। यहाँ पे ये हुआ कि Q इंटू 12 जो मेरे पास था, मुझे पता है Q इंटू, अगर कोई भी चार्ज गिवन हो, कोई भी चार्ज मुझे, अगर Q इंटू 12 बेसिकली क्या बता रहा है, मुझे डाइपोल बता रहा है किसका, अगर मेरे पास कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे गिवन है मुझे माइनस क्यू चार्ज, अगर मैं इसका डाइपोल लिखना चाहता हूँ तो सिंपली डाइपोल क्या होगा, जो भी चार्ज उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन Q, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 12। तो Q इंटू 12 को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पे P से रिप्लेस कर दूंगा। तो सो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, रिप्लेस Q इंटू 12 बाय P क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल। तो मैंने सिंपली क्या किया, Q इंटू 12 को रिप्लेस कर दिया किससे, P से। अब यहाँ पे ये चलो यहाँ तक तो मॉडिफाई किया, लेकिन यहाँ पे इसका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों ने दे दिया। देखो ये जो डाइपोल का जो डेरिवेशन है यहाँ पे क्या है, जो हमारा फॉर्मुला ये तो एकदम सिंपल से यहाँ पे निकल गया, यहाँ तक समझ में आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देखना ध्यान से। अभी ये सारा फॉर्मुला में लर्न नहीं करना है, जो लास्ट में जो इंपॉर्टेंट एक फॉर्मुला आने वाला है, जब मैं मॉडिफाई करके एक फॉर्मुला लाऊंगा ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक तो उन्होंने उनको अभी भी यहाँ उनको चैन नहीं मिला, उन्होंने Q इंटू 12 को रिप्लेस भी कर दिया P से, लेकिन उसके बाद बोला नहीं मुझे यार अभी भी ये फॉर्मुला देखने में अच्छा नहीं लग रहा, एकदम भद्दा लग रहा है, मुझे इसको और मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बोला, एक नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। क्या बोला उन लोगों ने, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, जो सेंटर से जिस भी पॉइंट तक का मुझे जिस भी पॉइंट पे, जो एक्सिस पे जो भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो मच 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 ग्रेटर देना, वो क्या होगा, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। यार ये क्या बोल दिया इसने, जो भी मेरे पास सेंटर से जो भी डिस्टेंस है, सेंटर से जिस भी पॉइंट पे जो डाइपोल के एक्सिस पे निकला, वो जो डिस्टेंस वो मच मच ग्रेटर देना क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का। यार ये क्या बोला, देखो डाइपोल ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल कैसे हो गया। मैंने बोला याद कर डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है, तो डाइपोल का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मेरे पास, या फिर डाइपोल बोलो, दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, एंड स्मॉल सेपरेशन, दोनों के चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट हो, एंड उसके बीच में डिस्टेंस क्या था, एकदम स्मॉल हो। देखो मैंने लिखा भी ऑलरेडी यहाँ पे, देखो टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मींस दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसका जो डिस्टेंस होगा ना बीच का बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल यूनिट्स मतलब डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इसके बीच में कुछ यहाँ पे ऐसा अगर यूनिट्स में गिवन होगा डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसलिए इसको देख के लोगों ने एक नेगलेक्ट कर दिया क्या, कि जो सेंटर से एक्सिस पर जिस भी पॉइंट का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो क्या होगा, मच मच ग्रेटर देना होगा किससे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से। तो वही यहाँ पे लोगों ने लिख दिया ये पॉइंट कि द डिस्टेंस ऑफ the distance of a point from a center is much या फिर वेरी वेरी भी लिख सकते हो, much greater than the distance between two चार्जेस, या फिर डाइपोल बोल दो टू चार्जेस। तो यहाँ से हमें पता, जो मेरे पास डिस्टेंस क्या था मेरे पास आर मच ग्रेटर देन है किससे, मेरे पास जो मेरे पास दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है कितना मेरे पास एल। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन ये निकला कि जो मेरे पास ये डाइपोल है, डाइपोल से लेके सेंटर, डाइपोल जो मेरे पास है उसके सेंटर से जिस भी पॉइंट पे मेरे पास एक्सियल पॉइंट है उस पर उसका जो डिस्टेंस है कितना आर, जो ये डिस्टेंस होगा ना आर, वो बहुत 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 लार्ज हुआ किससे, जो दो डाइपोल मेरे पास रखे उसके डिस्टेंस से कर रहा हूँ। यार ध्यान समझना कि जो मेरे पास जो दो डाइपोल के जो डिस्टेंस कितना गिवन है 12, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना गिवन है एल, और इसके सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस गिवन है एल। तो जो भी मेरे पास जो भी पॉइंट है, जो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे जो भी पॉइंट है, वो क्या होगा, जो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मच ग्रेटर देना क्या, दो डाइपोल के बीच जो डिस्टेंस रखा हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस या फिर डाइपोल, या फिर चार्जेस ना बोल के डाइपोल भी बोल सकते हो, दो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस उससे काफी ज्यादा मेरे पास क्या होगा, लार्ज होगा, जो मेरे पास एक्सियल पॉइंट पे जो पॉइंट है, जिस पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसका सेंटर से डिस्टेंस। तो यहाँ पे r इज मच ग्रेटर देन l। तो हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ा, अगर कोई भी अगर मेरे पास बहुत ज्यादा ग्रेटर देन हो जाता है, तो ये मेरे पास r जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और ये छोटा सा ये l है वो उसके सामने क्या एकदम पिद्दू सा लग रहा हो, तो हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने फाइनली क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा जो गिवन था r² माइनस l² जो हमें गिवन है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो l का वैल्यू होगा ना उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। क्यों 0 मान लिया, इसलिए 0 माना बिकॉज जो मेरे पास ये जो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इनके बीच में जो हमने ज्वाइन किया, लेटेस्ट इसका डिस्टेंस कितना गिवन है 12, टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 12, इसके सेंटर से लेटेस्ट से मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है l, इसके सेंटर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है l, और इस सेंटर से लेके जिस भी पॉइंट पे मुझे एक्सियल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेटेस्ट है उसका मेरे पास डिस्टेंस कितना मान लिया r, कुछ भी मान सकते हो, r x y z, बुक वाले जनरली x मान के चलते, जो अल्फाबेट मारो फ्री हो, तुम कुछ भी मान सकते हो, बट बोर्ड में ऐसा अल्फाबेट माना जो प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना, ऐसा ये नहीं मत करना कि बोर्ड में एक बार में कोई नया अल्फाबेट लेकर सॉल्व करने बैठ जाए। जो अल्फाबेट तुम यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करो वही अल्फाबेट हमें बोर्ड के या फिर जो भी एग्जाम दोगे उसके अंदर
मानना है। तो सिंपली मुझे पता चल गया सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है, आर मुझे गिवन है। तो यार मुझे ये जो आर गिवन है, ये जो सेंटर से लेके इस पॉइंट, जो जिस भी एक्सियल पॉइंट पर जिस पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस मुझे आर गिवन है। तो ये हमें एक साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से लेकर जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक्सियल पॉइंट पर जो हमारा पॉइंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, वो बहुत 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 लार्ज होगा। किससे? जो दो डाइपोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है एल, इनसे। कैसे? या डाइपोल जो है, अभी कैसे पता चला कि ये जो डिस्टेंस है वो लार्ज होगा? मन में क्वेश्चन तो अराइज होना चाहिए ना, ये हमें कैसे पता चल गया जो एक्सियल पॉइंट पे जो पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस मेरे पास बहुत ज्यादा लार्ज होगा इन दोनों के डाइपोल के बीच जो डिस्टेंस एल एल से? कैसे पता चला? तो डाइपोल जो था वो साफ साफ अपने डेफिनेशन में बोलता है। डेफिनेशन में क्या बोलता है? टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर बट अपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मीन जो हम दोनों जो चार्ज रखे होंगे ना वो एकदम स्मॉल से डिस्टेंस पर रखे होंगे। तो वहीं से एक कंक्लूजन निकल गया यार तुम दोनों जो चार्जेस वो एकदम स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो, लेकिन जो मुझे एक्सियल पॉइंट पर निकाला, एक्सियल पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, इस पेन के एक्सियल पॉइंट तो राइट साइड में कहीं भी ले सकता हूँ। तो जो भी एक्सियल पॉइंट होगा ना उसका डिस्टेंस मेरे पास मच 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 ग्रेटर देना हो क्या, इन दोनों के, इन जो दो चार्जेस है उसके बीच के डिस्टेंस के। तो यहाँ से जो भी अगर मेरे पास कोई भी चीज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो सिंपली हम क्या, अगर कोई भी चीज़ है जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है तो सिंपली हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा केक है, उसमें से अंदर से एक छोटा सा, मैंने यहाँ से एक छोटा सा बाइट निकाली, तो केक को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उसे नेगलेक्ट कर एकदम जीरो बोल सकते हैं। तो यही हमने, और ये सिंबल क्या होता है? टेंस टू। मीन्स हमने जो एल का वैल्यू ना उसको अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या मान लिया? जीरो मान लिया। ये टेंस टू का सिंबल का मतलब यही है कि हमने उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लिया? जीरो मान लिया। तो सिंपली इसके अंदर पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से ये आ गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ से आ गया 2 kpr आर स्क्वायर माइनस जो एल है उसका वैल्यू तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास कितना हो गया? 2 kp, ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं करूँ उसको सॉल्व, आर स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर कितना हो गया? जीरो। आर स्क्वायर माइनस जीरो कितना हो गया? आर स्क्वायर। और बाहर मुझे कितना गिवन है? प्रोडक्ट 2 kpr आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, उसके बाहर भी स्क्वायर गिवन है। तो फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे आ गया 2 kpr डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू टू कितना हो गया? आर की पावर 4। इसने एक आर को उड़ा दिया। तो फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गया? 2 kp अपॉन आर क्यूब। ये हमारा इंपॉर्टेंट, ये हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पी पे। जिस भी एक्सियल पॉइंट पर अगर कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो सिंपली किसकी इक्वल होता है? 2 kp अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जो भी हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया सब कुछ एग्जाम में करा, ये नहीं कि मैंने यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ना है, एग्जामिनर आधा मार्क्स काट लेगा। अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर यहाँ तक अगर करके आ जाओगे, लेकिन अब तो फिर एग्जामिनर पूरा यहाँ से अगर मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो सिंपली क्या करेगा? वो सिर्फ 1 मार्क्स देगा, पूरा 2 मार्क्स कट कर लेगा। तो मान लो ये डेरिवेशन आता तो हमें पूरा मॉडिफिकेशन वगैरह करना। जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा ये भले इंपॉर्टेंट नोट मत लिखना, ये बस तुम्हें बताने के लिए बताया। एग्जाम में सिंपली लिखो क्या, जब जैसे डेरिवेशन प्रूफ कर यहाँ तक उसके बाद क्या लिखो, जो भी तुमने डिस्टेंस माना सेंटर से जिस भी एक्सियल पॉइंट पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका जो भी डिस्टेंस मानो, फॉर एग्जांपल आर एक्स वाई जेड जो भी मानोगे वो बहुत मच 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 ग्रेटर देना हो क्या, जो भी दो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस रखा है उससे। क्यों? क्योंकि डाइपोल हमें सीधे सीधे डेफिनेशन में हमें बोलता है कि दो डाइपोल, उस डेफिनेशन क्या बोलता है कि टू चार्जेस ऑफ सेम नेचर बट अप टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मींस हम दोनों जो होंगे वो एकदम स्मॉल डिस्टेंस पर रखेंगे और उसके एक्सियल से किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे डाइपोल निकाला उसका जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या मच मच ग्रेटर देना हो क्या इसके डाइपोल से। अगर कोई भी चीज़ बहुत बड़ा हो जाता है किसी चीज़ से तो हम सिंपली क्या करते हैं उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो फाइनली मैंने एल का वैल्यू कितना लिया? जीरो मान लिया। मैंने एक्जैक्ट नहीं माना, देखो ये सिंबल क्या होता है? टेंस टू बोलता है, मीन उसके तरफ मैंने अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लिया। सिंपली इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो टू कितना होगा? 2 kp अपॉन कितना आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना आर की पावर 4, तो आर ने आर को उड़ा दिया। तो फाइनली मेरे पास कितना मुझे 2 kp अपॉन आर क्यू। तो फाइनली मेरे पास उस पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर अगर कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना होगा तो सिंपली कितना होगा? 2 kp अपॉन आर क्यूब होगा। चाहे तुम राइट साइड में निकालो या फिर लेफ्ट साइड में निकालो, कैसे भी सॉल्व करो तो यही मेरे पास आने वाला 2 kp अपॉन आर क्यूब। आर मेरे पास क्या होगा? सेंटर से डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख भी देता हूँ। जो फाइनली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो हमारे पास कितना आया? E इक्वल्स टू 2 kp अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो यहाँ पे आर क्या आर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेंटर से जितना मेरे पास डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट। अगर मैं एक्स मानता हूँ तो यहाँ पे एक्स क्यूब आता है, अगर मैं वाई मानता हूँ तो वाई क्यूब आता है, जेड मान जो भी अल्फाबेट मानता हूँ उसका क्या होगा? क्यूब आएगा। यहाँ पे हमारे पास पी क्या है? डाइपोल को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे के बेसिकली क्या, याद करो क्या होता है? के क्या होता था हमारे पास? के होता था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के होता था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू याद है कुछ? वैल्यू के का वैल्यू कितना होता है? फटाफट याद करो, 9 इंटू 10 की पावर 9। इतनी जल्दी भूल कर क्या यार? के बेसिकली क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। पी क्या है? डाइपोलर जो आर है बेसिकली जिस भी एक्सियल पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसका डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से मुझे गिवन। तो ये हमारे पास फाइनली मेरे पास आ गया 2 kp अपॉन आर क्यूब। अब जो ये होता है ना, ठीक है, ये बात तो समझ में आ कि किसी भी अगर मेरे पास कोई भी अगर मेरे पास डाइपोल होगा उसके अगर एक्सियल पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आएगा? 2 kp अपॉन आर क्यूब होगा। चाहे मैं ये डायग्राम लेकर सॉल्व करूँ,
ये डायग्राम्स लेके सॉल्व करो या फिर ये लेके सॉल्व, कोई भी डायग्राम को लेकर सॉल्व करके आंसर मेरे पास फाइनली यही आने वाला है। जो दोनों में से जो डायग्राम अच्छा लगे वो करना, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा जो मैंने सेकंड वाला लिया ना उसको सजेस्ट करना। जो जब तक एक्सपेरिमेंट तब तक मत करना, अगर तुम फुल कॉन्फिडेंस हो जाओ उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट करना। अगर लगे कि यार नहीं मैं फुल कॉन्फिडेंस नहीं हूँ तो सिंपली जो मैंने डायग्राम बना उसी को फॉलो करना। इससे करोगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे करोगे तो भी वही आंसर आने वाला। बस हमें मगअप नहीं करना, बस पूरा मेथड हमें पता होना चाहिए क्या क्या मेथड है। एक बार उसको खुद से देखना, एक दो बार उसको सॉल्व करके समझ में आ जाए कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी एक्सिस पे निकालना हो डाइपोल के तो कैसे निकाला जाए, तो ये पूरा हमें मेथड पता हो गया। एक और बात, जो यहाँ ये फॉर्मूला लिखने बहुत बच्चे क्या कहते हैं ये फॉर्मूला लिखा इसका बाद छोड़ दे, बोलते बस ये तो मेरे पास आ गया उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, नहीं इसके आगे हमें मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी, क्योंकि जो फाइनल आंसर आता है मेरे पास एक्सियल पॉइंट पर अगर किसी को ये बोले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हम बोलेंगे 2 kp/r³। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ना कि किसी भी दो डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना कितना लग रहा हो तो कितना आता है 2 kp/r³ बताना कि ये, इसलिए बोलो इसके बाद हमें मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन क्या करूंगा मैं, उसको मैंने 2 × 2 लिखा, 2 को एक 2 को आगे भेज दिया और इसके कितना हो गया 2 × 12, ये Q × 12 कितना हो गया P, मैंने सब कुछ यहाँ पता है P लिखा। उसके बाद हमें सिंपली पता है कि मेरे पास जो सेंटर से लेके सेंटर से एक्सियल पॉइंट का जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन हो किसके दो डाइपोल की वजह से, इसलिए मेरे पास क्या होगा जो दो डाइपोल की वजह जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा नेगलेक्ट हो गया, उसके जीरो का फिर पुट किया तो 2 kp एक आर ने आर को उड़ा दिया तो फाइनली मेरे पास कितना 2 kp/r³ आ गया। तो आई होप सो ये समझ में आ गया। अब हमें पता जो डाइपोल होता है वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखें वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब कहाँ पे एक्सिस पे, ये कहाँ पे एक्सिस पे है तो लिख लेना यहाँ पे। तो अब मैं इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो सिंपली क्या लूँगा, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं हमें करना है। इन वेक्टर फॉर्म अगर मुझे लिखना तो सिंपली क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सिस इक्वल टू कितना हो गया जो हमारा डाइपोल होता है। डाइपोल स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने डेफिनेशन में बताया था डाइपोल कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सिंपली क्या हो गया 2 kp वेक्टर डिवाइड बाय कितना हो गया टोटल r³। फाइनली दिस वेक्टर फॉर्म में कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपली वेक्टर का सिंबल लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और जो मेरे पास डाइपोल होता है वो भी क्या होता है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आई होप सो ये हमारा जो डेरिवेशन था समझ में आ गया कि हमने क्या क्या पॉइंट किया, मॉडिफिकेशन कैसे किया। एकदम सिंपल, यहाँ पे कुछ कट वगैरह करने का कोई जरूरत नहीं था, हमें सिंपली एकदम सिंपल सा स्टेप हमें फॉलो करते गए, हमारे पास क्या होगा आंसर आ गया। बस मॉडिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे हमने मॉडिफाई किया, एक एक स्टेप। ये मत पूछना इसके पीछे रीजन क्या। देखो उन लोगों ने क्या था जो डेरिवेशन कर रहे थे वो लोग उस टाइम उसे क्या चाहिए, उन्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए था, इसके लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन करते गए। फाइनली मेरे पास क्या होगा स्टैंडर्ड रिजल्ट आए। कोई पूछे ना कि डाइपोल की वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा 2 kp/r³ बताया। अगर कोई डेरिवेशन पूछे कैसे होगा तो सिंपली हमें पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर पूरा यहाँ तक हमें डराइव करना है। आई होप सो डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। देखो बोर्ड का फेवरेट टॉपिक होता है डाइपोल, पूछ सकता है क्वेश्चन आना श्योर रहता है, या तो डाइपोल के बेसिक क्वेश्चन से पूछ सकता है जो मैंने सिस्टम बता था कि कोई सिस्टम देगा और पूछेगा डाइपोल कितना, या तो उससे पूछ सकता है या फिर जो डेरिवेशन है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो यहाँ पे पहला डेरिवेशन तो हमें क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है ना वो क्या हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला डेफिनेशन है क्या है वो हमें देखते हैं। तो सेकंड जो हमारा डेरिवेशन वो स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। एक एक पॉइंट को समझना कि हाँ ये डेरिवेशन में क्या बोल रहा है, प्लीज घर पे फॉलो करना, एक दो बार क्या करना इसको खुद से अटेम्प्ट करना कि अगर मुझे कोई भी डाइपोल के एक्सिस पे अगर मुझे निकालना है, फिर एक्सियल पॉइंट पे अगर मुझे डाइपोल का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना वो कैसे होगा 2 kp/r³ कैसे आए। आई होप से समझ में आ गया होगा। एक बार कोशिश करना अच्छे से सॉल्व करने का। तुम जरूर नहीं कि यहाँ पे आर मानो, कोई भी मान सकते हो एक्स वाई जेड जो मन करे वो मैं मान सकता हूँ, बट जो भी मानो एक बार कॉन्फिडेंस हो जाना उसके बाद हम ये मानो और अच्छे से सॉल्व कर। ये नहीं कि छोटा सा बीच में कहीं पॉइंट मिस्टेक कर दिया तो मेरे पास लोच आगे नहीं। इसलिए बोला कि ध्यान से जो भी पढ़ना है एकदम फोकस करके पढ़ना। आसान है टॉपिक, ऐसा नहीं बोला कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर होगा, बट एक बार जो इसको डेरिवेशन कर लोगे ना खुद से अपने आप सबको समझ में आ जाएगा। प्लीज मॉडिफाई करते वक्त ध्यान रखना जो मैंने बोला मॉडिफिकेशन वो आप करना बहुत जरूरी कंपलसरी हो, अगर नहीं करोगे एग्जाम में वो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसलिए बोलो प्लीज ध्यान से यहाँ पे करना इसको। नेक्स्ट डेरिवेशन वो यहाँ पे देखना भाई डाइपोल का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे स्पेस कम हो तो नेक्स्ट पेज में प्लीज बनाना, क्योंकि इसका थोड़ा सा जो डायग्राम है ना थोड़ा सा यहाँ पे मैं बिग बनाऊंगा ताकि एकदम क्लियर सब कुछ दिखे। डेरिवेशन एकदम सिंपल है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू electric field due to a dipole on perpendicular bisector of dipole। ये हमारा टॉपिक है, बहुत अजीब सा टॉपिक लग रहा है, एकदम सिंपल टॉपिक है। क्या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। सबसे पहले तो ये मुझे बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यार ऐसे क्वेश्चन मत पूछा। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सीधे सीधे ये मतलब होता है कोई भी लाइन है उस पर अगर मैं बीच से अगर मैं कट कर दूँ ना उस पर परपेंडिकुलर बना दूँ वो मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। क्या बोला फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरे पास एक लाइन है, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सिंपली क्या करूँ इसके बीच में से एक लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन बना दूंगा वो और कितना एंगल बना रहा होगा इस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा उस टाइम क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि कोई भी मेरे पास कैसा भी लाइन गिवन हो सिंपली अगर मैं उस पर एक लाइन आके ड्रॉ करूँगी जो एंगल कितना बना रहा हो इस लाइन के साथ 90 डिग्री अगर एंगल बना रहा हो उस टाइम इस लाइन को फिर हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सिंपली एक लाइन को क्या करेगा दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा उस टाइम क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। बाइसेक्टर का मीनिंग लिखना तो परपेंडिकुलर अगर मैं उसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए कि होता क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एनी लाइन which makes 90 degree angle
एनी लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल with other line and also it divides a line in two equal parts, a line in टू इक्वल पार्ट्स। यार ये क्या बोल के आ रहा है, मैं एक सेकंड सब कुछ बता रहा हूँ, एक सेकंड बस फोकस कर लो। टू इक्वल पार्ट्स बोलना क्या चाह रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसा कोई लाइन, ऐसा लाइन जो क्या हो, इन दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बना, और ये जो लाइन होगा ना, ये सिंपली क्या करेगा, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये तो लग रहा होगा नहीं, मान लो ये और ये लेंथ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इक्वल होगा, नहीं समझ में। अगर मान लो मेरे पास कोई ये 10 सेंटीमीटर का कोई मेरे पास एक लाइन है, अगर मुझे इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, जो इसका सेंटर होगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा जिसके सेंटर पे, जो कि क्या होगा, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर, मींस यहाँ से अगर मैं इससे अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा तो 5 होगा, अगर मैं इससे राइट साइड में जाऊँगा तो भी क्या होगा, 5 होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सीधे सीधे ये मतलब है कि ऐसा लाइन जो क्या हो, दूसरी लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा, जो भी लाइन होगा ना जिस पर भी वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, उसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। उससे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। सीधा ये मतलब है कि कोई भी लाइन जो सिंपली क्या करे, किसी भी लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हो और उस लाइन को क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? नहीं समझ में आया? फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास स्केच है, अब इस स्केच को मुझे दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, मैं कैसे करूंगा, सिंपली क्या करूंगा, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, जो कि क्या करेगा, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ। मान लो इसका लेंथ अगर 10 है तो सिंपली अगर मैं यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाऊँ तो 5 मिलेगा, और यहाँ से अगर मैं राइट से जाऊँगा तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सीधे सीधे ये मतलब होता है कि वो किसी भी लाइन के साथ क्या को 90 डिग्री एक तो एंगल बना रहा होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वो क्या करेगा, किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट में मेरे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, मींस आधा इस तरफ आधा इस तरफ। ये पॉइंट क्लियर है? अब हम चलते इसको डाइपोल के अंदर क्या यूज हो गया। तो पहले तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्लियर हुआ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड का मतलब सीधे सीधे ये है कि वो किसी भी लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा एंड उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसका मतलब क्या होता है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। यार यहाँ पे डाइपोल का क्या मतलब है, डाइपोल का क्या, यहाँ पे डाइपोल से इसको क्या लेना देना है, वो अब यहाँ पे हम देखने वाले। तो ये अगेन ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम क्या करना, क्या तो ये सिंपली यहाँ पे हम डेरिवेशन कैसे करेंगे इसको देखना है। हमारे पास क्या होगा, अगेन वही डाइपोल के लिए एक तो माइनस क्यू चार्ज होगा एंड अगेन एक प्लस क्यू चार्ज होगा। प्रोडक्ट बना दिया हमने, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इसको लेटर से हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इसके भी इसका सेंटर मान लो ये है मेरे पास ओ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मैंने एल माना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगेन मैंने एल माना। टोटल लेंथ कितना होगा मेरे पास, एल प्लस एल कितना होगा, 2L। कितना माइनस क्यू, ये प्लस, क्या ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल। डाइपोल होने के लिए क्या होना चाहिए, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए बिल्कुल, और दोनों का नेचर में कैसे होना चाहिए, अपोजिट रहे, एक पॉजिटिव दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें डेरिवेशन क्या कैसे करना है वो देखना है। पहला तो हमने डेरिवेशन देखा, अगर मुझे एक्सियल पे अगर निकालना होता तो किसी अगर मान लो किसी भी डाइपोल के अगर एक्सियल पॉइंट पर मुझे बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना होता है, 2kp अपॉन क्या होता है, RQ होता है। R क्या रिप्रेजेंट कर होता है, R बोला, फिर जो भी मैं अल्फा अगर मान लो एक्स लेता 2kp अपॉन एक्स क्यूब आता, अगर मैं वाई लेता तो 2kp अपॉन कितना होता है, वाई क्यूब आता, अगर मैं जेड लेता तो 2kp अपॉन कितना होता है, जेड क्यूब होता है। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो नीचे होता है, जो सेंटर से कितना डिस्टेंस है मेरे पास, जिस भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे फंडा अलग है थोड़ा सा, ये तो मेरे पास डाइपोल की तरह बिहेव करा हुआ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डाइपोल में ना एक खास बात होता है क्या, कि जैसे हमने वहाँ पे देखा था मुझे हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेना था, सेंटर से लेना था, वैसे यहाँ पे भी मुझे डिस्टेंस ना सेंटर से लेना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले तो डाइपोल की तरह बिहेव करा या फिर नहीं, पहले ये बता दो। बिल्कुल डाइपोल की तरह बिहेव करा। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने डाइपोल में हमेशा देखना, कभी भी किसी भी चीज़ का मुझे डिस्टेंस अगर लेना हो ना तो हमेशा कहाँ से लेते हैं, हम सेंटर से लेते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चाहे वो एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का डेरिवेशन हो, हर जगह हम अगर मुझे कभी भी अगर मुझे डाइपोल का अगर मुझे डिस्टेंस अगर मेजर करना होता है, जनरली हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। जो भी सेंटर होता है इन डाइपोल का, वहाँ से मैं हमेशा डिस्टेंस को मेजर करता हूँ। तो यहाँ पे भी अगेन मैं सेंटर से ही मेजर करूँ, कैसे वो यहाँ पे भी हम देखना है कौन सा अल्फाबेट लिया जाए। चलो इस बार एक्स ले लेते हैं। हमेशा देखना डाइपोल में कभी भी अगर मुझे डेरिवेशन करना हो, हमेशा हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से हमेशा मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख भी देता हूँ पॉइंट, ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम, ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस, always measure distance in dipole from center, always measure the distance in dipole from सेंटर। हमेशा सेंटर से हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है। ये पॉइंट क्लियर। अब सेंटर से कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हमें बोला जाएगा, इस बार कौन सा अल्फाबेट लिया जाए, जल्दी बोलो, कोई एक्स ले लेते चलो। तो यहाँ पे हमें गिवन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ सेंटर, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ सेंटर। जैसे हमने वहाँ पे आर लिया था, इस बार हम आर वर्ड ना लेके हम सिंपली क्या लेंगे, एक्स लेंगे। ये क्या यार, ये क्या लिखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में डाइपोल में पिछले वाले में लिखा था एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, मींस अगर मुझे एक्सियल पॉइंट पे निकालना होता तो मैं सिंपली सेंटर से कितना डिस्टेंस चलता है, आर चलता। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता तो सेंटर से कितना डिस्टेंस चलता है, आर। तो बस वही है डिस्टेंस। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर, जैसे अगर एक्सियल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो सिंपली मैं क्या करता, सेंटर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँ, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से ट्रैवल करूँगा, सेंटर से करूँ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ भी मुझे डिस्टेंस कहाँ से लेना पड़ेगा, सेंटर से लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा वो अब हम यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाला, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, मींस हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकालना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस होता क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है कि कोई भी लाइन के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री एंगल बना रहता है और क्या करता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। इस लाइन का सेंटर क्या है, ये रहा मेरे पास। इस यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने चलूँ तो सिंपली क्या होगा, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा बन गया मेरे से, एनीवेज ये बेसिकली क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और इसका डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से हमने डिस्टेंस कितना माना, x माना, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। चलो यार ये पॉइंट तो क्लियर है। लेटर से इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के, इस पॉइंट का क्या नाम दिया, चलो q ले लेते इस पॉइंट का नाम। इस मुझे q पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से, इस डाइपोल की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेटर से पहले इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया हमने 2, वही पूरा कहानी करेंगे। यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इस q पे माइनस q की वजह से कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस q पे प्लस q की वजह से कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपोनेंट एंगल वगैरह यहाँ पे हमें देखना होगा। तो क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, मींस डेरिवेशन समझो, उसके बाद हम चलेंगे प्रूफ करने की तरफ। मेरे पास कोई डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, डाइपोल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मेरे पास कोई पॉइंट है जो कि क्या मेरे पास x डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड का मतलब सीधे सीधे ये देखो, डरना नहीं, घबराना नहीं जाने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का वर्ड का सीधे सीधे ये मतलब होता है कि दो किसी भी लाइन के साथ हमेशा एंगल कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, और हमेशा उस लाइन को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसका डाइपोल का तो ऑलरेडी मुझे सेंटर यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से सेंटर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम क्या होता है, हमेशा लाइन को क्या दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो यहाँ से चलूंगा तो एल, यहाँ से चलूंगा तो एल, दोनों इक्वल पार्ट में। तो यहाँ से और डिस्टेंस मैंने कितना माना, सेंटर से, ये नहीं ऐसा मत कर देना कभी भी कि ये मैंने लिया, मैंने डाइपोल माइनस क्यू है, ये मेरे पास कितना क्यों है प्लस क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों बना 2l, और ये मेरे पास सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l, और यहाँ से यहाँ तक, और मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना है तो मैं कहीं भी बना दूँ, ये ले। अरे भैया परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर तो ठीक है, तूने बोला ये 90 डिग्री एंगल तो बना रहा हो, लेकिन क्या ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करे, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें वहाँ पे ड्रॉ करना होता है जहाँ पे इस जो क्या करे, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो हमेशा सेंटर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना होता है। आई होप से पॉइंट करके अब मुझे बताना है इस क्यू पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट क्यू पे हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं, वही फंडा पुराना वाला कि क्यू चार्ज पे मेरे पास माइनस क्यू की वजह से कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जल्दी बताओ। फिर क्यू चार्ज पे प्लस क्यू की वजह से कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यार ये कैसे बताओ, यहाँ पे क्यू ले लिया ना, कंफ्यूजन हो जाएगा यार, क्यू समझो कि चार्ज है, तो लेटर से इस पॉइंट को लेते हैं हम एस पॉइंट ले लेते हैं। क्यों ले, क्योंकि क्यू समझ लो कि चार्ज ही नहीं रखा, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम मैंने एस ले लिया। एस पॉइंट पे बताओ इन दोनों के से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, फटाफट कोई रफ आइडिया लगा, खुद से सोचो, मैंने सब कुछ बता दिया। बस सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और थोड़ा बहुत एंगल के बारे में सोचना। थोड़ा सा एक बार सोचो, 1 से 2 मिनट अपने आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो कि हाँ कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, फिर हम चलते इसको प्रूफ करने की तरफ। वो हमें यहाँ पे देखना है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था, अपना जो हमारा प्रीवियस डेरिवेशन था, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने जो डेरिवेशन किया तो यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो, देखो डाइपोल का डायरेक्शन तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। देखना ध्यान से, जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बताना भूलिए, डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो तो नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव जाएगा, तो चलो इस डायरेक्शन में होगा। और जो हमारे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किस तरफ, इस तरफ है, तो भाई यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों तरफ क्या सेम है। यार क्या बोलना क्या चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं है। मैं यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ, देख ध्यान से, जो ये डाइपोल है, डाइपोल का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में बाहर चल रहा होगा। और वहीं पे अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस केस में मेरे पास पी पॉइंट पे एक्सियल पे क्या इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो ज़्यादा किस डायरेक्शन में, यार जो प्लस की वजह से मेरे पास ज़्यादा इस डायरेक्शन में, तो सिंपली ग्रेटर कौन है, E2 माइनस E1 करूँगा तो E2 मेरे पास ज़्यादा ग्रेटर है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, मेरे पास इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स एक्स की तरफ होगा, एक्सी है। लेकिन ज़्यादा मेरे पास किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से मेरे पास क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या सेम डायरेक्शन में, इसीलिए क्या हो गया ना, यहाँ पर जब मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा मुझे यहाँ पे साइन के साथ लिखना होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो के क्यू अपन आर स्क्वायर का अगर मैं कभी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्यू को हमेशा मुझे साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो तूने यहाँ पे माइनस प्लस क्यू कुछ क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या था, सेम था, इसके लिए यहाँ पे मैंने माइनस और प्लस में तो कुछ भी नहीं छेड़ा यहाँ पे। ओहो, एक कन्फ्यूजन और क्रिएट कर दिया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हेयर इन एक्सियल केस बोथ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आर सेम। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो एक्सियल के केस में अगर मैं बात करूँ, रफ पेपर कहाँ गया, जो मेरा एक्सियल का केस है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ये रहा, प्लस क्यू चार्ज मेरे पास ये रहा,
ठीक है। और इस पॉइंट पी पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, ज़्यादा मेरे पास लग रहा होगा, और माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, मेरे पास थोड़ा सा कम लग रहा होगा। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और डाइपोल का भी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो देखो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मान लो क्या होता है कि डाइपोल मेरे पास ऐसे चल रहा होता, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसके अपोजिट चल रहा होता, इन दैट केस क्या होता है, दोनों अगर अपोजिट होता है तो मुझे सिंपली नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मुझे माइनस साइन लगाना पड़ता। जनरली हमारे पास बोर्ड में तो हमारे बोर्ड के अंदर क्या होगा, अगर हमारा जो बोर्ड का सिलेबस उसके अंदर तो हमारे पास बस यही सिलेबस है। एक्सियल के केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 kp/r3 है। लेकिन अगर मान लो कभी भी ऐसे जनरल कोई केस अगर आ गया, जैसे इक्वेटोरियल का जब हम केस पढ़ेंगे ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, सॉरी, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा और डाइपोल का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। इन दैट केस जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी मुझे वेक्टर, अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में अगर डाइपोल और अगर मेरे पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस मुझे क्या होगा, हमेशा यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज़ अगर अपोजिट जा रहा था, मान लो अगर यहाँ से 5 किलोमीटर अगर मैं ऐसे जाता हूँ और मैं 5 किलोमीटर अगेन वापस ऐसे जाता हूँ, तो ये क्या होगा, मेरे पास -5 है ना, यहाँ से मैं गया पॉजिटिव और वापस यहाँ से कितना गया -5। तो वही मेरे पास डाइपोल का केस होता है कि अगर कभी भी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो डाइपोल का एक्सियल का केस, देखो हमारे बोर्ड के सिलेबस में तो एक्सियल के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है, मोस्ट प्रीफरेबल बात है, और रियलिटी में भी ऐसा होता है। बट जो हमारे इक्वेटोरियल का केस आने वाला है ना, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, और जो इक्वेटोरियल जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, इसको हम इक्वेटोरियल कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैं सब कुछ लिखाऊंगा, बट फिलहाल कितना समझना, अगर मान लो डाइपोल का डायरेक्शन ये रहा और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इन दैट केस जब मैं वेक्टर फॉर्म में जिस भी चीज़ को लिख रहा हूँ वहाँ पे मुझे क्या होगा, एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ओहो, थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा ना। देखो प्लीज क्वेश्चन ना समझने का, कॉपरेट करने का। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन, मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन दैट केस अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे माइनस प्लस लगाने कुछ भी जरूरत नहीं, सिंपली एज इट इज मैं उसको उठाऊंगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेकिन वहीं अगर मेरे पास डाइपोल इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस क्या होगा, मुझे जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे एक माइनस का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन जनरली एक्सियल के केस में ऐसा होता नहीं है, कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस है उसके अंदर मेरे पास आता है। फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि फिर देखो क्या लिखा, हियर इन एक्सियल केस के अंदर क्या होता है, बोथ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आर सेम। एक्सियल के केस में डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होता है, सेम डायरेक्शन मेरे पास चल रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है। आई होप सो ये पॉइंट एक एडिशनल पॉइंट है, इसको ऐड कर लेना यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपना जो टॉपिक था डेरिवेशन था उसकी तरफ। में वापस आते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेशन क्या हो रहा है कि मेरे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे सबसे पहले सीखना है। लेकिन एक बात ये मुझे दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक किया, यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, तूने ऊपर बनाया तो नीचे भी तो बना सकता था। नीचे नीचे मतलब तू बोलना क्या चाह रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देख, जैसे ये मेरे पास डाइपोल है, -q +q गिवन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे गिवन है l सेंटर से, और यहाँ से यहाँ तक गिवन है मुझे डिस्टेंस l। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जरूरी थोड़ी कि हमेशा ऊपर ही हम बना सकता हूँ। लेट से यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस मैंने x मान लिया, ऊपर मैंने बना लिया, लेकिन क्या मैं इसको नीचे भी तो बना सकता था। अगर मैं नीचे यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, लेट से इस पॉइंट का नाम ले लिया w, तो वो भी तो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, तो तू ऊपर बनाओ या फिर नीचे बनाओ, दोनों क्या था, दोनों से करोगा सेम ही आंसर आना है। जैसे एक्सियल का केस था, एक्सियल केस में मैं राइट साइड में सॉल्व करूँ या फिर मैं लेफ्ट साइड में सॉल्व करूँ, दोनों से आंसर सेम आता है। वैसे ही मेरे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो केस होता है ना, उसके अंदर चाहे मैं ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ या फिर नीचे बनाओ, दोनों पे क्या होगा, सेम ही मेरे पास आंसर आने वाला है। तो इसलिए हमें डरना नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन था तो बता दिया कि बहुत सारे मन में सवाल आता है ना कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है अगर मैं वो नीचे बनाऊंगा तो भी क्या, तो आंसर क्या सेम ही आएगा या फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं नीचे बनाऊं या फिर ऊपर बनाऊं, दोनों आंसर क्या होगा मेरे पास सेम आएगा। तो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना कि हम नीचे बनाए या फिर ऊपर बनाए, दोनों क्या होगा मेरे पास, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो क्या होगा, सेम ही आने वाला है। जैसे एक्सियल केस में था, मैं राइट साइड में सॉल्व करूँ या फिर मैं लेफ्ट साइड में सॉल्व करूँ, दोनों से करूँगा तो मेरा आंसर क्या होगा, सेम ही आने वाला है। तो आई होप ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। तो आई होप इसको थोड़ा बहुत सोचा होगा कि किस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। हमें करना क्या, देखो ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने बोला वही हमें डायरेक्शन लिखना है, -q की वजह से इस पॉइंट पे q, इस पॉइंट s पे, ये पॉइंट q नहीं, इस पॉइंट s पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। -4 से हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। तो मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ जो -q चार्ज होगा उससे हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्शन में होगा। तो सिंपली इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, टोडक 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 टोडक, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो -q की वजह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका डायरेक्शन हो गया E1। अब +q से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो +q की वजह से क्या होगा मेरे पास, इस पॉइंट पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। तो वो हो गया मेरे पास कुछ टोडक ऐसा। ये बेसिकली कौन लगा रहा होगा मेरे पास, E2। अब सिंपली इसको भी ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल ही बना दो उसको पूरे को ज्वाइन करके।
तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। नहीं समझ, मैंने बोला इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा अंदर की तरफ होता है। और सिंपली उसको मैंने इसके बाद मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को पूरे को कंज्वाइन कर दिया। आई होप सो यहाँ पर समझ में क्या मैं स्टेप लिखूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा, इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन लग रहा है, हमेशा पता है माइनस क्यू की वजह से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था हमेशा अंदर की तरफ होता है, इसलिए मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। प्लस क्यू की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हमेशा बाहर की तरफ होता है, तो सिंपली क्या होगा, इस बाहर की तरफ डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करो यहाँ पे, और यहाँ सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे पास जो एस पॉइंट है उसका डिस्टेंस मुझे कितना गिवन, एक्स गिवन है, डायरेक्शन लिख लिया, बस काम नहीं पड़, यहाँ पे अपना 50% काम हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, वही एंगल वगैरह मेजर करना है। तो लेट अस से इसके बीच में मैंने ऐसे, जो मेरे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है ना, उसके बीच में मैंने कुछ एक लाइन बनाया बीच से, एंड अब कुछ हमें एंगल वगैरह लिखना है। लेट अस से मैंने इसको एंगल थीटा माना, और इसको भी अगर मैं थीटा एंगल मानता हूँ, मीन्स अगर कोई भी एक बात होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है, बस जस्ट एक बार पूछ रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है जो सारे साइड मेरे पास क्या होता है, मेरा 60 डिग्री एंगल बनाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो एंगल मेरे पास इक्वल होता है, उसके क्या होता है, दो साइड मेरे पास इक्वल होते हैं। लेट अस से इसको मैंने माना थीटा एंगल, तो ये भी कितना हो गया थीटा, तो इसका जो ये साइड होगा दोनों साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो बात की बात है जो यूज़ करेंगे, तो ये जो एंगल थीटा है मेरे पास, तो बताओ ये जो वाला एंगल होगा वो मेरे पास कितना होगा यार, वो एंगल कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कुछ याद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में? ओहो बताता हूँ, एक सेकंड, रफ पेपर। हाँ, हमारे पास क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो लाइन के बीच में जो ये एंगल होता है उसे हम क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। जो आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो हम उसे क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। वैसे ही सेम मेरे पास एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट या फिर अल्टरनेट एंगल बोला जाता है, इंटीरियर वाला बाहर में गया। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, हमेशा जो जेड टाइप का जो शेप बनता है ना, जेड हमेशा याद रखो, अल्टरनेट एंगल इंडिकेट फॉर जेड, जो जेड टाइप का शेप जो बनता है ना, ये एंगल और ये एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्या होगा, ये अल्टरनेट एंगल हमेशा बोला जाता है। नहीं समझ में क्या बोलना क्या चाह रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने देखा था, ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक्स है जो यहाँ पे काम आना, अगर बेसिक समझ में आ गया ना सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल होता था, कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, दो आपस में जो सामने सामने एंगल होते थे उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते थे। नो डाउट ये क्लियर है पॉइंट। वैसे ही मेरे पास सेम टू सेम क्या होता है, बस अल्टरनेट एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जो जेड टाइप, अल्टरनेट एंगल हमेशा देखना जेड टाइप का शेप, जेड लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड टाइप का शेप। अब बताओ जेड मेरे पास दो तरीके से बन सकता है, एक तो मेरे पास ऐसा जेड है, किसी को मन हुआ ऐसा भी बना सकता है लेटर से, और किसी को अगर मन, और कैसे जेड बना सकता है, और सोचो जेड बनने का तरीका, कोई ऐसे बना सकता है, ये भी सेम ही है, और मेरे पास कोई जेड, बस यही दो तरीके होते हैं जेड बनने का। तो सिंपली ये जो एंगल होगा, ये मान लो थीटा, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल में ये एंगल इक्वल होता है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, सेम एज इट इज मेरे पास अल्टरनेट एंगल में बताया कि ये वाला जो एंगल होगा, मान लो अगर ये 45 या फिर 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जो मेरे पास जेड वाली जो कॉर्नर, ये जो छोटे छोटे एंगल होते हैं, ये हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। मान लो अगर मान लो 120 डिग्री, 180 कुछ भी मान लो 120 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से। तो सेम टू सेम क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये जेड शेप बन रहा है, ये ऐसे ऐसे जेड, तो ये एंगल जितना होगा वो एंगल अगेन मेरे पास वो, ये भी वही सेम एंगल होगा, तो ये भी कितना हो गया मेरे पास थीटा यहाँ से। क्यों, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे लिख लेना बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जो जेड टाइप का शेप बनाता है, और जो जेड टाइप का जो शेप बनाता है, और ये जो एंगल होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अगर कोई पूछे अल्टरनेट क्या, तो हमेशा जो याद रखना जेड टाइप का शेप, जेड हमेशा समझना जेड, जो ये दो एंगल होगा ना वो हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल कहलाता है। क्यों है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो ये बेसिकली जो थीटा था, तो ये भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा, मेरे पास थीटा होगा। अब देखो यहाँ पे सेम वही कहानी होने वाला है, ये एंगल मेरे पास अगर थीटा है, तो सिमिलरली ये भी एंगल मेरे पास कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की वजह से। सेम समझना, ये भी कितना होगा, वही एंगल होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या बोलता है, मेरे पास अगर कोई लाइन है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई लाइन मेरे पास गिवन है ऐसे, ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा ना, मान लो अगर ये जितना एंगल होगा सेम एज इट इज क्या होगा, ये भी मेरे पास उतना ही एंगल। अगर मेरे पास कोई लाइन है, ध्यान से देखना एडजेसेंट एंगल हमारे पास क्या होता है उसके बारे में देख रहा है। जैसे अल्टरनेट एंगल होता था, हमारे पास कई टाइप के एंगल होते हैं, जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल्स हो गया, फिर और भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे तो पता चलता है, ये सब एक तरीके से बेसिक है। आई होप से तो थोड़ा बहुत नाम तो सुना ही बना है, अल्टरनेट 9th-10th क्लास में सुनते ही हम, अल्टरनेट एंगल हो गया, फिर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास होते थे, फिर हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, और भी कई सारे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, फिर ये सब। तो यहाँ पे जो ये एडजेसेंट एंगल हम उसे बोलते हैं, मेरे पास कोई लाइन हो, फॉर एग्जांपल समझना ये मेरे पास कोई दो लाइन है, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल जो है ना आपस में हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। वही मेरे पास सेम कहानी हुआ है, देखो ये मेरे पास एक लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये कैसा एडजेसेंट एंगल है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर मान लो ये अल्टरनेट एडजेसेंट एंगल को समझ में नहीं आ रहा है, बस क्या करना, डायग्राम में ट्रायंगल को ड्रॉ करना, ये जो एंगल होगा सेम वो भी क्या होगा, इसको बनाना, ये और ये आपस में सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में सेम होगा, दैट्स इट। ये हमेशा कर देना, ये हमारे पास हो गया।
नहीं समझ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एंगल में अगर कंफ्यूजन है कभी भी तो सिंपली करना इसको डायरेक्शन वगैरह करने का, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद ये जो एंगल जितना ये एंगल बनाओगे सेम इसके बगल में ये इतना एंगल बना देना, जितना ये एंगल होगा उतना ही सेम क्या होगा, ये भी मेरे पास एंगल होगा। पहले तो सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर एक तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सेम हुआ, उसके बाद हमें पता है अगर कभी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल अगर सेम होता है इन दैट केस कैसा एंगल कहलाता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें क्या बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल जिसका दो एंगल क्या हो सेम, मान लो इसका एंगल 30 है और ये 30, अगर दो एंगल सेम हो तो उसके इन दैट केस क्या होता है, उसके दोनों साइड भी इक्वल होता है, उससे हम क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या, देखो बेसिक से ये बात, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल को देखा मैंने बोला ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी मैंने मान लिया, मैंने जस्ट एज्यूम किया, मुझे प्रूफ करना है, डेरिवेशन करना तो मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये हमने प्रूफ कर लिया, ये जस्ट हमें माना ये थीटा, तो ये इसको भी मैंने क्या थीटा एंगल माना। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो दो एंगल था ये एंगल क्या हुआ E1 की वजह से आया, इसकी वजह से आया, और ये जो एंगल होगा क्या इसकी वजह से। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका कंपोनेंट करना है। तो हमने देखा इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकल रहा था, मैं इसको डायग्राम को वापस यहाँ बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसे मेरे पास गिवन है, मेरे पास कुछ ऐसा है, ये एंगल मुझे गिवन है थीटा, ये एंगल अगेन मुझे कितना गिवन है थीटा, ये दोनों एंगल तो सेम ही, वैसे याद रखना थीटा आर सेम, थीटा जो है ना वो सबका क्या है मेरे पास सेम एंगल, ये नहीं कि डिफरेंट, ये 45 तो ये 60 नहीं, थीटा मेरे पास क्या है सबका सेम, मीन्स एंगल सबका क्या है मेरे पास सेम है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कंपोनेंट करना है। ये पॉइंट कितना था एस, अब मैं अगर मैं ये मेरे पास कौन सा लाइन है E2 की वजह से है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से मेरे पास E1 की वजह से है। इसका कंपोनेंट करना है, सबसे पहले मैं E2 का कंपोनेंट करूँगा, फिर क्या करूँगा E1 का कंपोनेंट करूँगा। तो E2 अगर मुझे कंपोनेंट किसी भी चीज़ का करना है, जैसे E2 का मुझे कंपोनेंट करना है, सिंपली क्या करूँ इसके अकॉर्ड इसके इस लाइन का क्या करूँगा, दो परपेंडिकुलर बना दूंगा। एक तो मेरे पास हो गया टोटल किया E2 का हो गया कंपोनेंट। अरे मैं भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली क्या करूँ E2 का अगर मैं मुझे कंपोनेंट करना है, मान लो मेरे पास E2 है, E1 को एक सेकंड के लिए भूल जाओ तो मेरे पास कैसा दिख रहा होगा, अगर मान लो समझना ये मेरे पास क्या कुछ E2 है, E1 को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, अगर ये E2 है, अगर मुझे इसे कंपोनेंट करना है, कंपोनेंट जैसे मैं करूँगा तो एक तो ये लाइन और दूसरा क्या करूँ, ये इस लाइन के क्या करूँगा सेम एज इट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, तो इसका E2 का क्या होगा ये कंपोनेंट आ गया। अब इसका कंपोनेंट का नाम लिखूंगा, तो ये जो हमारे पास थीटा की साइड होता है हमेशा क्या होगा कॉस थीटा होगा, तो सिंपली ये कितना होगा E2 कॉस थीटा। नहीं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो सबसे पहले समझना ठीक है, मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ फिर एक साथ कर लेंगे। ये मेरे पास गिवन है E2, इसका मेरे पास ये कंपोनेंट कितना गिवन है थीटा एंगल की। अगर मैं इसका कंपोनेंट करना चाहूँगा एक तो ये कंपोनेंट होगा, दूसरा क्या होगा इसका परपेंडिकुलर रहूँगा, तो ये मेरे पास क्या होगा E2 cos थीटा, थीटा के साइड हमेशा क्या होता है cos थीटा होता है, ये क्या होगा E2 cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा मेरे पास E2 sin थीटा। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा यार ये सब मैं कैसे सोच पाऊंगा। देखो फर्स्ट टाइम में मैं एक यही सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बस पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप सबको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के चलो थोड़ा सा प्लीज़। एंड सिमिलरली मैंने E2 का कर लिया, अब एज इट इज़ मैं E1 का करूँगा। तो अगर मुझे E1 का करना है तो ये रहा मेरे पास, ये गिवन है मुझे E1, ये गिरा मेरे पास थीटा गिवन है, तो सिंपली मुझे अगर इसका कंपोनेंट करना है इस लाइन का, तो सिंपली इस लाइन के क्या करूँगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो थीटा के हमेशा साइड क्या होता है कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, ये क्या होगा E1 cos थीटा, ये क्या होगा मेरे पास E1 sin थीटा। तो मैं बस कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूँ, मैं E1 का मैं अलग, अगर मैं इस डायग्राम में एक साथ करता तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए बचने के लिए मैंने क्या किया थोड़ा सा इधर मैंने अलग सॉल्व किया। देखो E2 का कंपोनेंट करूँगा तो ये cos थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया। सिमिलरली जब मैं E1 का कंपोनेंट करूँगा तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास E1 cos थीटा और ये क्या होगा E1 sin थीटा। अब मैं इसी को अगर मैं इस डायग्राम में बनाऊंगा तो देखो ये मेरे पास क्या होगा E1 का, देखो यहाँ पे क्या था E2 का क्या था sin थीटा था, यहाँ पे मेरे पास क्या है E2 का cos थीटा, एंड यहाँ पे मेरे पास देखो दोनों का E2 का भी cos थीटा इसी डायरेक्शन में और E1 का भी जो cos थीटा वो क्या इसी डायरेक्शन में। ठीक है मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, वापस बना रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कंपोनेंट करना था समझ, इसलिए बोला था डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना। ये मेरे पास गिवन था, ये थीटा था मेरे पास, ये बेसिकली क्या था मेरे पास E2 था, ठीक है, और ये बेसिकली क्या था मेरे पास E1 था, और ये लेटर से कोई पॉइंट S, और ये भी एंगल कितना गिवन है थीटा गिवन है। अब जब मैंने E1 का कंपोनेंट किया तो इस डायरेक्शन में क्या है मेरे पास E1 sin थीटा आया, एंड मैं इसको स्केच से कर रहा हूँ, एंड इस डायरेक्शन में जो मेरे पास था वो बेसिकली क्या आया मेरे पास E1 का cos थीटा आया, E1 cos थीटा है, ठीक है ये पॉइंट क्लियर है। अब E2 की बारी, जब मैंने E2 का कंपोनेंट किया तो इस डायरेक्शन में तो बेसिकली क्या है E2 sin थीटा आया। देखो कैसे, देखो E2 का sin थीटा क्या ऊपर वाला कंपोनेंट है, बस यही पूरा खेल है यहाँ पर। अगर ये समझ में आ गया ना तो समझो पूरा डेरिवेशन हो गया, E2 sin थीटा ये रहा, और इसी का E2 का मैं cos थीटा कंपोनेंट क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा, तो मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरे पास E2 का cos थीटा कंपोनेंट हो गया। तो हमें पता है अगर कोई भी दो चीज़, देखो थीटा थीटा दोनों का सेम, अगर कोई दो चीज़ अगर आपस में क्या हो सेम, अगर कोई दो चीज़ अगर सेम हो और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस क्या होता है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E2 cos थीटा E2 sin थीटा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चा मेरे पास क्या E1 cos थीटा, E1 का इस डायरेक्शन में E1 का cos थीटा और इसका मेरे पास E2 का cos थीटा। तो ये दोनों मिलके
ये दोनों हमारे पास क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। हमें पता है अगर कोई दो चीज अगर सेम डायरेक्शन में होता है, इन दैट केस क्या होता है, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा आपस में कैंसिल आउट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों देखो सेम है, थीटा एंगल इसका भी थीटा और इसका भी थीटा, दोनों का क्या सेम है। तो अगर थीटा एंगल अगर मेरे पास सेम हो, इन दैट केस क्या होता है, जो भी अगर थीटा एंगल सेम और कोई भी दो चीज अगर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इन दैट केस क्या होता है, वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यही हमारे पास पूरा फंडा था। तो यहाँ पे हमने ये देखा, चलो ये तो ये नहीं पड़ गया, बचा मेरे पास क्या, तो इसी मेरे पास मैं ये बोल सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा E1 cos थीटा, और ये कितना गिवन है E2 cos थीटा। एक का हम वैल्यू निकालेंगे, सिंपली इसके अंदर पुट करूंगा, मेरे पास आंसर निकल जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट ये था यहाँ पे कंपोनेंट करना। आई होप सो कंपोनेंट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में एक बार थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के सोचना कि कैसे इसको किया गया है, फिर हम देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंपोनेंट हो रहा है ना, उसको एक बार प्लीज ध्यान से कोशिश करना समझने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कंपोनेंट अगर समझ में आ गया ना, पूरा खेल बस कंपोनेंट का है। बस एक बार हमें क्या करना है, ध्यान से फोकस करके हमें क्या करना है, कंपोनेंट को देखना है। जैसे कंपोनेंट समझ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये जो थीटा है, ये दोनों थीटा क्या है मेरे पास सेम है। अगर मेरे पास थीटा सेम होता है तो मुझे सिंपली बस दो अगर सेम चीज अगर कोई दो सेम चीज अगर मेरे पास सेम डायरेक्शन में होता है तो सिंपली ऐड हो जाता है। वहीं दो अगर कोई सेम चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इन दैट केस क्या होता है, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E2 sin थीटा, E1 sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, अब बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिंपली क्या होगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मेरे पास क्या होगा, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा। तो मतलब यहाँ से तो मैं इसको देख के मैं एक चीज तो शॉर्ट बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास वाई डायरेक्शन में होगा ना, वाई डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आपस में कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। बच्चा मेरे पास क्या एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है।